ऑप्शन बोल रहा है पहला कि विदहोल्डिंग ऑफ एन इंक्रीमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड, किसी भी पब्लिक सर्वेंट का इंक्रीमेंट को विदहोल्ड कर लेना, उसे रोक लेना, वो भी किस चीज के बाद, उसे एक अपॉर्चुनिटी ना देने के बाद, ठीक है, उसे अपॉर्चुनिटी भी ना दी जाए कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी बात सुन ली जाए, उसके बिना ही उसका क्या कर दिया जाए, उसका क्या किया जाए, उसका इंक्रीमेंट रोक लिया जाए। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, चलिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है नॉन रिन्यूअल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आपने क्या नहीं किया, रिन्यू नहीं किया आफ्टर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। ठीक भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट था किसी भी एम्प्लॉय के साथ आपका, है ना, और उसका पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद आपने उसके क्या नहीं किया, उसे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया। ठीक, दूसरी चीज। तीसरी चीज, इनिशिएटिंग अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आपने क्या किया, आपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू करी। कैसी इंक्वायरी चालू करी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू करी, और उसे एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी कि वो अपनी खुद को रिप्रेजेंट कर सके उस इंक्वायरी में, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में, उस जो भी कमिटी रही हो उसके सामने। ठीक, और चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। चलिए तो देखिए, पहली चीज क्या होती है कि नॉन रिन्यूअल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय आफ्टर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। तो देखिए, जब भी कोई, मान लीजिए देयर इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना, पीएसयू, उसने मिस्टर ए को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। अब जब 11 महीने खत्म हो गए तो उन्होंने मिस्टर ए को क्या बोला, टाटा बाय बाय। क्या बोला उन्होंने मिस्टर ए को, उन्होंने मिस्टर ए को बोला टाटा बाय बाय, अब आपका और हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, अब आप अपने घर जाएं। ठीक, क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि टाटा बाय बाय, आप अपने घर जाएं। ठीक, अब हम आपको और पैसा फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि क्या, आप जो है काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये क्या करते थे, ये बीमारियों का बहाना बना के काम नहीं करते थे। ये कहते थे आज हमें गर्मी हो रही है, ठीक है, आज हमें बुखार आ रहा है, आज हाथ पैर दर्द कर रहा है, तो ऐसे कर करके ये मिस्टर ए काम नहीं करते थे। तो इनका कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट था, तो 11 महीने तक तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने नहीं तोड़ा, इन्हें सहा, और उसके बाद इन्हें कहा कि टाटा बाय बाय, अपने घर जाएं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो, तो देखिए, जब भी कॉन्ट्रैक्ट है तो जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी, कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी सर्वेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू करना क्या नहीं हो सकता, इज नॉट कंपल्सरी। कैसा नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता। ठीक, जरूरी नहीं है कि उसे रिन्यू कराया जाए। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है, बात ठीक, यहाँ जा रही है बात। ठीक, अगर जा रही है बात तो इस चीज को समझिए कि ये कभी भी जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी को, कि वो किसी भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे। ठीक, तो ये हमारा जो है किसके वायलेशन में नहीं है, नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में नहीं है। अब इस चीज से आपको एक और ट्रिक मैं बताता हूं कि जब आपका एक ऑप्शन आपको कंफर्म हो गया है कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है, तो जब ये चीज हमें कंफर्म हो गई है तो हमें ये चीज भी कंफर्म हो जानी चाहिए कि जो ऑल ऑफ द अबव मेरा ऑप्शन है वो भी गलत है। क्यों, क्योंकि बी सही नहीं है। अब जब बी सही नहीं है तो डी सही हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डी तभी सही हो सकता है जब ए, बी और सी तीनों सही हो। ठीक, ए, बी और सी तीनों सही होंगे तभी तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर आएगा। और जब बी हमें कंफर्म हो गया है कि बी हमारा आंसर गलत है तो डी भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो अब लड़ाई किसके बीच में बची,
लड़ाई बची यहाँ बाहुबली और भल्लाल देव के बीच में, है ना। बाहुबली है आपका ऑप्शन ए और भल्ला जी है आपके ऑप्शन सी, ठीक। और ये कटप्पा तो एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कौन सी चीज सही होगी। तो पहला बोल रहा है कि विदहोल्डिंग ऑफ एन इंक्रीमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड, किसी पब्लिक सर्वेंट का इंक्रीमेंट रोक लेना, उसे एक अपॉर्चुनिटी दिए बिना। तो देखिए इंक्रीमेंट रोकना फर्म के हाथ में होता है, उसमें क्या आप अपॉर्चुनिटी देंगे भाई, आपने काम ही ऐसा नहीं किया होगा कि आपको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, ये कुछ भी दिक्कतें आई होंगी, ठीक। तो उसमें अपॉर्चुनिटी, अब जब हम ऑप्शन सी देखते हैं तो हमारे प्रिंसिपल के साथ सबसे सही कौन सा ऑप्शन जा रहा है, हमारे प्रिंसिपल के साथ सबसे सही ऑप्शन जा रहा है इनिशिएटिंग अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट। एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जब आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू करते हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट को इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते हैं कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके, किसके समक्ष, किसके सामने, किसके बिफोर, उस पर्टिकुलर इंक्वायरी कमेटी के बिफोर, है ना। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल जस्टिस है। क्यों नेचुरल जस्टिस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया था, यहाँ पे कहा गया था फर्स्ट वन इज हियरिंग रूल विच स्टेट्स दैट द पर्सन ऑफ पार्टी हु इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन मेड बाय द पैनल ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स should be given a fair opportunity to express his point of view to defend himself, है ना। तो हियरिंग रूल जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे हियरिंग रूल हमारा पूरा सही बैठ रहा है, और जो पब्लिक सर्वेंट जिसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चालू की गई है उसको अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है, तो वो किसके अगेंस्ट है, वो अगेंस्ट है आपके, किसके अगेंस्ट, वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। बात क्लियर है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड, किन प्रिंसिपल्स पे, नेचुरल जस्टिस के जो हमने 3 रूल पढ़े, है ना। नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है हमारा, उसमें हमने 3 रूल पढ़े, ठीक है ना। उन 3 पे बेस्ड ये आपका क्या है, लास्ट प्रिंसिपल है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। कौन कौन से रूल्स पढ़े हमने, देखिए पहला पढ़ा हमने जिसके बारे में अभी हमने बात करी, हियरिंग रूल, है ना। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा बायस रूल, है ना। और तीसरा जो रूल था वो क्या था, वो था आपका लास्ट वन इज रीजन्ड डिसीजन। कैसा डिसीजन, रीजन्ड डिसीजन, ठीक। याद है तीनों रूल क्या कहते हैं, है ना। तो इन 3 रूल के बेसिस पे जो हमें लास्ट क्वेश्चन अब और आंसर करना है, उसके बाद हम एक नए प्रिंसिपल, एक नए क्वेश्चन, एक नई कठिनाई की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हियरिंग रूल, बायस रूल, रीजन रूल, ये तीनों चीज़ें हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इनके बेस पे ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट हैं, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। चलिए तो 85 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचुरल जस्टिस इन द पैसेज अबव, कि भाई जो पैसेज ऊपर दिया गया है उसमें जो नेचुरल जस्टिस के बारे में पढ़ाया गया है, उसको पढ़ने के बाद आपने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, आपकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे बताइए कि इन चारों में से कौन सा ट्रू है ना। आपको ये बताना है कि अब इन चारों में से कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रू है ना, ठीक। अब देखिए इसमें भी एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि इसमें ना सारे सही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव है ही नहीं ऑप्शन। अब जब ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है तो इतना तो हम समझ जाते हैं कि भाई कोई एक ही सही होगा, सारे सही नहीं हो सकते। तो हमें हमारे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के बेस्ड अपने जो हमने अंडरस्टैंडिंग उससे ली है, तो हमें बताना है कि इन में से कौन सा एक जो है वो ट्रू है, ठीक। क्या है, ट्रू है। ट्रू मतलब, ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है कि सही है ना। ट्रू का मतलब सही होता है ना, कि ट्रू का मतलब गलत होता है। ट्रू का मतलब होता है सही, है ना, सही जवाब। जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, सही जवाब। 1 करोड़ रुपए के सवाल के लिए माताओं एवं बहनों
तो वो ट्रू और फॉल्स आपने बचपन में ज़रूर किए होंगे आई गेस। ट्रू और फॉल्स है ना, वो ऐसे क्वेश्चन आते थे उसके सामने ऐसे करके और ऐसे करके हमें लगाना रहता था, या फिर ऐसे ट्रू लिखना पड़ता था या फिर फॉल्स लिखना पड़ता था। तो ट्रू फॉल्स तो आई गेस आप लोगों को पता होगा, आप लोग मतलब इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतने स्मार्ट हैं, 2021 में आप लोग क्लैट अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई, हमने तो 2015 में किया था। तो जो लोग 2021 में क्लैट दे रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ कितने स्मार्ट बच्चे होंगे, ठीक है। मैं जब NLU में था और अपनी 5 ईयर BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा था, तभी मैंने इतने स्मार्ट अपने जूनियर सीनियर्स देख लिए थे कि आई कैन गेस कि अभी जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो कितने स्मार्ट होंगे, है ना। तो अब देखिए अंतर क्या होता है ना कि हम लोग शक्तिमान देख के बड़े हुए हैं, आप लोग आयरन मैन देख के बड़े हुए हैं। तो आयरन मैन वालों में और शक्तिमान वालों में एक डिफरेंस तो आ ही जाता है ना। शक्तिमान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, पावर सारी थी लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। और फिर आयरन मैन आपका पता नहीं किस किस से लड़ता था, शक्तिमान तो किलविश से ही लड़ता रह गया जिसे कभी दिखाया ही नहीं गया, है ना। काला सा बिल्कुल कतई एक जादू वाली टोपी लगा के वो आ जाता था। तो चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो चलती है। आयरन मैन हम भी देखते हैं, शक्तिमान आप भी देखते होंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो बढ़िया चाय पीते पीते ये आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखते रहिए, समझते रहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसका जवाब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, पहले ऑप्शन को हम समझ लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि क्या होगा सही जवाब, ठीक। तो एडहेरेंस टू द रीजन्ड डिसीजन रूल इज नॉट रिक्वायर्ड इफ अदर 2 रूल्स आर कंप्लाइड विद। ये बोल रहा है कि अगर 2 रूल्स के साथ आप कंप्लाई कर रहे हो, मतलब कि हियरिंग रूल, ठीक है, और दूसरा क्या है बायस रूल, की मतलब अगर आपने दोनों को, है ना, दोनों पार्टीज को सुन लिया, ठीक, और दोनों को सुनने के बाद आपने क्या किया, आप उसमें बायस भी नहीं हो, मतलब आप किसी यू आर नॉट अ जज इन योर ओन कोर्स, या फिर किसी भी तरीके से आप उसमें बायस नहीं है, और ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद अगर आप बिना किसी लॉजिक के भी डिसीजन सुना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारा तीसरा रूल है वो कहता क्या है, तीसरा रूल कहता ही है ना कि जो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी जो भी डिसीजन दे रही है, जो भी जजमेंट दे रही है, वो रीजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए, है ना, वो एक वैलिड होना चाहिए और रीजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई हाँ ठीक है हम बायस नहीं है, हमने दोनों पार्टीज को सुन लिया है तो हम कुछ भी सुना देंगे, हम कैसा भी डिसीजन दे देंगे? जी नहीं, गलत बात, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि भले ही आप बायस ना हो, भले ही आपने दोनों पार्टीज को हियर किया हो, तो भी आपको क्या है, आपको जो डिसीजन देना है वो कैसा होगा, वो रीजनेबल ही होगा। डिसीजन कैसा होगा? डिसीजन रीजनेबल ही होगा। प्यारे बच्चों समझ गए बात को? चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है हमारा एलिमिनेट। एलिमिनेशन एंड सेलिब्रेशन करके हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या हमें करना है। तो बी कह रहा है कि कंप्लायंस ऑफ बायस रूल इटसेल्फ रिजेक्ट्स द नीड ऑफ द हियरिंग एंड द रीजन्ड डिसीजन रूल। ये कह रहा है कि अगर बायस रूल से हम कंप्लायंस कर रहे हैं तो हियरिंग और रीजन डिसीजन रूल को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट द कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ इट्स रूल्स, ठीक है। कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है जिसमें 3 रूल की हम बात कर रहे हैं, पहला है हियरिंग रूल की हमें दोनों पार्टी को सुनना पड़ेगा, दूसरा बोल रहा है बायस रूल की हम किसी भी एक पार्टी की तरफ बायस नहीं हो सकते हैं, और तीसरा बोल रहा है रीजन डिसीजन कि जो भी पर्टिकुलर डिसीजन उस केस में, जजमेंट में अथॉरिटी जो पैनल है वो सुना रहा है, वो किसी भी तरीके से क्या नहीं होना चाहिए, वो वेग नहीं होना चाहिए, वो इनवैलिड नहीं होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, और वो एक रीजनेबल ग्राउंड पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक। चलिए, और चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि द रीजन्ड डिसीजन रूल इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द बायस रूल, और कह रहा है कि जो बायस रूल का सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, वो रीजन्ड डिसीजन रूल है, ठीक। ये बात, ये चारों ऑप्शन हम समझ गए। पहला ऑप्शन हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, तो अब 3 में से हमें देखना है कि कौन सा सही आंसर है, ठीक। चलिए, तो देखते हैं कौन सा सही आंसर है। तो जब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि कंप्लायंस ऑफ बायस रूल इटसेल्फ रिजेक्ट्स द नीड ऑफ द हियरिंग एंड द रीजन्ड डिसीजन रूल।
कि भाई अगर आप बायस नहीं हैं, ठीक है, अगर आप बायस नहीं हैं अपने डिसीजन में, तो आपने अगर दोनों पार्टीज को नहीं सुना है तो भी आपका जो है डिसीजन है वो सही माना जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं ना ये, कि अगर भाई आप बायस रूल को फॉलो कर रहे हो तो आप हियरिंग रूल और रीजन रूल को फॉलो मत करो, ठीक, बस आप बायस मत रहो, भले ही दोनों पार्टी को मत सुनो, भले ही कैसा भी डिसीजन सुना दो, बस बायस रूल मत को फॉलो करो आप। तो वो चीज भी गलत है। क्यों गलत है? कि मान लीजिए जब तक आपने दोनों पार्टीज को सुना ही नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप बायस नहीं है? आपने मान लीजिए ए और बी के बीच में झगड़ा है, आपने ए की पूरी बात सुनी, बी की सुनी ही नहीं, और आपने क्या दे दिया? अपना डिसीजन दे दिया, है ना। तो अगर आप ऐसे डिसीजन सुनाएंगे तो वो तो बायस्ड ही हुआ ना, क्योंकि आपने ए की सिर्फ बात सुनी और डिसीजन सुना दिया, आपने बी की बात सुनी ही नहीं, तो वो ए के लिए ए की तरफ आपने बायस्ड डिसीजन सुनाया, ए के लिए आप बायस्ड रहे। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है यहाँ पे? तो ऐसा। और भाई आपने, चलिए ठीक है, आपने दोनों को सुन भी लिया मान लीजिए, है ना, और आपने क्या किया? आपने बायस रूल को भी फॉलो किया, फिर भी आपने रीजनड रूल को फॉलो नहीं किया, तो भाई आप वेग डिसीजन कैसे दे सकते हैं? आपको डिसीजन तो वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड्स पे ही देना है ना, अनरीजनेबल ग्राउंड पे तो आप डिसीजन दे नहीं सकते, है ना। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब जो ऑप्शन डी है और सी है उनको देख लेते हैं। डी क्या कह रहा है? कि द रीजनड डिसीजन रूल इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द बायस रूल, कि जो रीजनड डिसीजन रूल है ना वो सब्स्टिट्यूट है किसका? बायस रूल का। तो देखिए इसके लिए हमें दोनों रूल्स को समझना पड़ेगा। बायस रूल क्या कहता है? बायस रूल कहता है आपका कि भाई, बायस रूल क्या कहता है? देखिए बायस रूल कहता है कि आप किसी भी एक पार्टी की तरफ बायस नहीं हो सकते, है ना, आपको दोनों पार्टीज को एक ही तराजू में तौलना पड़ेगा। यही कहता है ना, दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। कैसी इंपॉर्टेंस? इक्वल इंपॉर्टेंस, है ना, इक्वल रखना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक, जैसे ये देखिए ये पेन रखा है, ऐसे इक्वल रखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे आपको दोनों पार्टीज को इक्वल रखना पड़ेगा, और इक्वल रख करके आपको दोनों ही पार्टीज को क्या करना पड़ेगा? दोनों ही पार्टीज को आपको सुनना पड़ेगा। दोनों को सुन करके उनको बिना किसी बायसनेस के, किसी भी एक पार्टी की तरफ इंक्लाइन ना हो करके आपको डिसीजन अपना सुनाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये बात हमें भेजे में घुस रही है हमारे, है ना, यहाँ दिमाग में फिट हो रही है? फिट हो गई है तो स्क्रू जल्दी से लगा लो वरना आपका गिर जाएगा, ठीक। तो ऐसी बात ये कर रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई रीजनड डिसीजन रूल क्या कहता है? रीजन डिसीजन रूल कहता है कि आपका जो डिसीजन होगा वो कैसा होगा? आपका डिसीजन रीजनेबल ग्राउंड्स पे होगा, है ना, आपका डिसीजन लॉजिक पे बेस्ड रहेगा, आपका डिसीजन एक वैलिड डिसीजन होगा, ठीक है, वो इनवैलिड नहीं होगा, वो जजमेंट वैलिड होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और बायस रूल क्या कहता है कि भाई बायस नहीं होने हमें, है ना। तो क्या ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? भाई आपने डिसीजन सही सुनाया, रीजनेबल ग्राउंड पे सुनाया, लेकिन एक आदमी की तरफ बायस होके सुनाया, तो क्या वो डिसीजन सही है? नहीं है। ये मान लीजिए आपने डिसीजन किसी की तरफ आप बायस नहीं हुए, पर आपने किसी भी फालतू सा रूल, फालतू सा एक ग्राउंड उठाया, एक उसे आपने रीजनेबल ग्राउंड बताते हुए अपना डिसीजन सुना दिया, तो क्या वो डिसीजन सही है? जी नहीं, वो डिसीजन भी सही नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक अगर पानी की बात कर रहा है, एक अगर वाटर की बात कर रहा है, तो दूसरा किसकी बात कर रहा है? दूसरा फायर की बात कर रहा है ना। तो दोनों ही ऑपोजिट्स हैं, कहने का मतलब ऑपोजिट्स हैं दोनों, है ना। और दो ऑपोजिट कभी भी इक्वल या एक सेंस की बातें नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज इनकम्प्लीट विदाउट द कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ इट्स रूल। जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो क्या है? वो अपने किसी भी रूल के बिना क्या माना जाएगा? वो अपने किसी भी रूल के बिना कैसा है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, उसके सारे रूल्स से हमें कंप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या होगा? तभी वो रूल फुलफिल होगा, तभी वो रूल पूरा माना जाएगा। बात को समझ रहे हैं? बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई केस आ रहा है, कोई प्रोसीडिंग, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जो भी है, जिस भी तरीके की चीज़ है, उसमें हमें दोनों पार्टीज को सुनना है,
ठीक, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक, ए और बी दोनों को हमें सुनना है। दोनों को सुनने के बाद हमें ना इसकी तरफ बायस होना है ना इसकी तरफ बायस होना है, ठीक, दोनों की तरफ हमें बायस भी नहीं होना है। दोनों को कैसा रखना है, दोनों को इक्वल रखना है, और इक्वल रखते हुए हमें इन दोनों के ठीक है, और दोनों की बातों को सुन करके हमें एक रीजनेबल ग्राउंड पे, किस ग्राउंड पे, एक रीजनेबल ग्राउंड पे बेस्ड डिसीजन हमें देना है, एक बेस्ड जजमेंट हमें लिखना है, सुनाना है, ठीक। तो ये तीनों ही चीजें जब होंगी, जब तीनों ही चीजें क्या होंगी, तीनों ही चीजें जब वहां पे रहेंगी, तब हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है, ये जो पर्टिकुलर पैनल ने जो बात कही है, जो अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, दे आर बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। किस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड करते हैं, वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है, बात में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जवाहर एरिया की पलघर डिस्ट्रिक्ट में कहीं इन्होंने टेंशन प्रिवेल करा दी है, इसके बारे में ये हमारा पूरा पैसेज है। पैसेज के बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी पैसेज है। कहाँ से लिया गया है, द हिंदू से लिया गया है, आलोक देश पांडे जी ने लिखा था 22 अप्रैल 2020 को। कब लिखा था, 22 अप्रैल 2020 को। मतलब कि उस टाइम पे इंडिया में क्या था, उस टाइम पे इंडिया में था लॉकडाउन, और आप लोग अपने घर में बैठ करके क्या कर रहे थे, छोले टिक्की और ब्रेड पकोड़े खा रहे थे, है ना, यही कर रहे थे आप लोग। और इसके अलावा आप लोगों ने लॉकडाउन में कुछ नहीं किया, है ना। वो कौन सी दालगोना कॉफी क्या था, वो एक बहुत ही फेमस कुछ हुआ था, है ना, वेब सीरीज आप लोग देख रहे थे, रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे, श्री कृष्ण देख रहे थे आप लोग, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे थे। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है लॉकडाउन में। ट्रस्ट में आप लोगों ने मूवीज़ देखी हैं, अलग अलग तरीके की डिशेस बनाई हैं, उन्हें खाया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है आप लोगों ने। लॉकडाउन था, आप थे और आप पार्टी कर रहे थे, ठीक। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया है। और अगर कोई ये आकर के बोलता है कि नहीं सर मैंने तो लॉकडाउन में पढ़ाई की थी, क्या किया था मैंने लॉकडाउन में पढ़ाई की थी, तो आप क्या हैं, आप लॉयर बनने से पहले एक लायर बन चुके हैं, ठीक। बात क्लियर है। चलिए अगर बात क्लियर है तो ये द हिंदू का एक्सेप्ट है, एक्सपर्ट नहीं है ये, एक्सपर्ट तो ये आलोक देश पांडे जी है, उनका ये एक्सेप्ट है, ठीक है। तो इस एक्सेप्ट को हमें पढ़ना है। इसके पढ़ के क्वेश्चन नंबर 86, 87, 88, 89 और 90 इतना हमें बताना है ना। उसके पास ये SCC ऑनलाइन का कोई एक एक्सेप्ट आएगा, उसे हमें पढ़ना है, ठीक। और उसको पढ़ने के बाद ये कोई अर्नब रंजन गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोई केस है, वो पढ़ना है, उस पर भी हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। समझ गए बात, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हम पैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इन चीज़ों से हमें क्या बात क्लियर हुई है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन की शुरुआत में तो नहीं मिडिल में बताई थी, कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा कि इकोनॉमिक टाइम्स से हमें पूछा गया है ना, द हिंदू से हमें पूछा गया, ठीक है, ठीक, आई प्लीडर्स जो वेबसाइट है उससे हमें पूछा गया। तो जब ये चीज़ों से हमें एक्सेप्ट मिल रहे हैं, इन चीज़ों से हमें क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम ये चीज़ें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़नी है ना हमें। तो न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या, न्यूज़पेपर पढ़ना। समझ गए बात को, क्लियर है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही ये बातें आपके दिमाग में जा रही हैं, दिमाग का ढक्कन लगा लें, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दोनों दिमाग के दोनों तरफ यहाँ ढक्कन है, यहाँ से हम डालते हैं, आप यहाँ से निकाल देते हैं। तो एक साइड का तो लगा के ही रखो, एक साइड से डालते जाओ, जब लगे कि फुल हो गया है तो उसे भी लगा के लॉक करके चाबी को कोई फेंक दो, ठीक। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए, अगर हमें क्लैट को क्रैक करना है। बात क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है बात तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक। इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके आगे वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। उसके बाद कुछ अलग कंसेप्ट के साथ हम आपसे
मिलेंगे। ठीक, बात क्लियर, बात समझ में आ गई, बात में कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे ये पैसेज के बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये पैसेज,